नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल आपके सामने है, प्लग द लीक। इस आर्टिकल में देखो, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो एक फ्लैगशिप वाटर सप्लाई स्कीम लॉन्च की हुई थी जिसका नाम है हर घर नल का जल, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिले कि कॉन्ट्रैक्ट जो था इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का, वो बिहार सरकार में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को दिला दिया। और इसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन के चलते इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ भी बैक टू बैक आ रही है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल लास्ट में समरी लेंगे। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल है, दैट इज़ वेलकम टू चाइना 3.0, कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी वहाँ की एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी एवरग्रांडे उसको कोलैप्स होने से बचाया क्यों नहीं, जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, सिनेरियो चेंज हो गया है। 2017 में जब से शी जिनपिंग का जो टेन्योर है वो अब 10 साल से एक्सटेंड करके लाइफ टाइम तक कर दिया गया है। अब यू टर्न देखने को मिल रहा है चाइना का। जो डेंग जियाओपिंग, मतलब आप देख सकते हो कि जिस तरीके से डेंग जियाओपिंग ने अपना काम किया था, ठीक है, जिसमें लिबरलाइजेशन किया था, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला था, अब माओ की लाइन के ऊपर चलते हुए शी भी क्या करना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें अपनी पकड़ में रखना चाह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ में। देखेंगे, समरी लेंगे इसकी। फिर हम आर्टिकल जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है आपके सामने ये वाला, फॉर अ रेनबो क्लासरूम, कि कैसे हम LGBTQ कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए इंक्लूसिव स्कूल्स तैयार कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम इस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बच्चों को होती है, जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर असम में एक वायलेंट आउटब्रेक हुआ है, उसके बारे में भी देख लेंगे थोड़ा। इसके आगे अगर देखा जाए तो हम जो आर्टिकल डिटेल में देखने वाले हैं, दैट इज दिस वन, द स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी बजाय हमें पब्लिक सेक्टर को क्यों स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जहाँ जहाँ पर भी स्ट्रांग है वहाँ पर सरकार की पकड़ अच्छी रहती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और एक ये लास्ट में ये वाला आर्टिकल देखेंगे, कम्युनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो निकालेंगे। और ये वाला आर्टिकल है जिसमें अभी भारत बंद का एक आंदोलन शुरू किया जा रहा है, 27 सितंबर का डेट फिक्स किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं, वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी। तो ऐसे में कम्युनिज्म आपको पता है ही कि जो लैंडलेस लेबर है या फिर जो भी लेबर क्लास है वो मिलकर के अपने हाथों में पूरी सत्ता को टेक ओवर करे, जो भी एग्जिस्टिंग जो रूलर्स हैं उनको उखाड़ फेंक करके। तो यही कम्युनिज्म का तरीका होता है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स दिए। ये आर्टिकल लिखा है, जानेंगे कुछ पॉइंट्स को। तो चलिए देखते हैं, दो तीन आर्टिकल तो हमारे डिटेल के हैं, बाकी समरी लेंगे सबकी। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज द स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर। अब स्ट्रेटेजिक का मतलब जिसमें आप अपनी पकड़ बना करके इंटरनेशनल जो कुछ भी इश्यूज आते हैं उनको हैंडल करने में आप पब्लिक सेक्टर का यूज़ कर सकते हो। आर्टिकल को लिखा है अजय शंकर एंड सुशील खन्ना ने। देखो इस आर्टिकल में सीधा क्या बताया हुआ है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की आज अगर सिचुएशन देखें तो वहाँ पर एक सिनेरियो निकल के आ रहा है जहाँ पर चाइना की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जिनको हम बोल रहे हैं स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज, जिनको हम बोलेंगे आगे से SOEs, वो अपनी कमांडिंग पोजीशन में है ग्लोबल इकोनॉमी में। चाइना की जो कंपनियां काम कर रही हैं उसको आप अगर नोटिस करो तो उसका कितना हद तक ग्रैब है या पावर है वो राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम इन ग्राफ से समझ सकते हैं। पहला ग्राफ तो ये बोलता है कि चाइना की 2005 में जो द फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट 500 लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें चाइना की केवल 49 कंपनीज आती थी, और आज 2020 की अगर बात करें तो चाइना की 134 कंपनियां एनलिस्ट हो रही हैं इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कैटेगरी के अंदर, द फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट के अंदर। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट इंडियन सेंट्रल PSCs की, दैट मीन्स जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मेकिंग CPSCs जो डार्क ब्लू है वो लगातार राइज कर रही हैं। सिमिलरली नेट लॉस और लॉस इनकरिंग CPSCs वो लगातार अपने एक लेवल पर फिक्स्ड हैं, जबकि नेट प्रॉफिट लॉस इनके ऊपर आप देखो तो वो आप देखोगे वो भी राइज ही कर रहा है। पॉइंट क्या है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी है इंडियन गवर्नमेंट के पास में, उसका ग्राफ आप देख सकते हो राइज कर रहा है। पर फिर भी सरकार क्या कर रही है, अपनी तरफ से सरकार उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्राफ आपके सामने, इस ग्राफ में आप नोटिस कर सकते हो
कि जो ओवरसीज ट्रेड होता है जिसमें कार्गोज यूज़ किए जाते हैं, उसमें आप नोटिस करो कि इंडियन कार्गोज से कितना ट्रेड होता था 1984-85 में, जो कि डिक्लाइन करता करता कहाँ तक पहुँच गए हम, 7.1% तक। दैट मीन्स इंडियन जो आप कह सकते हो शिप्स है ना, वो कितना यूज़ होते थे 1984 में, जबकि इंडियन ट्रेड उस टाइम पे होता था कितना, 80.78 ओनली, इतना ही ट्रेड हुआ करता था मिलियन टन्स में, 80.78 मिलियन टन। और वो बढ़ते बढ़ते अभी हमारा ये ट्रेड कितना हो गया है, 975.54 मिलियन टन। और जबकि इस पूरे हिस्से का इतना हम ट्रेड कर रहे हैं ना, इसका ट्रेड का केवल 7.1% जो पार्ट है वो ही हमारे शिप्स, हमारे कार्गोज से आ रहा है। बाकी आपको पता ही है कि दूसरे जो कंट्रीज के शिप्स हैं उनसे हमारे यहाँ पे लेन देन हो रहा है। दैट मीन्स कार्गोज के नंबर्स तो डिक्लाइन हो गए पर हमारा ट्रेड राइज हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हो कि हम लेन देन भी अच्छा खासा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा शिपिंग सेक्टर है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो ये कुछ एविडेंसेस है जिनको नोटिस करवाते हुए राइटर कुछ बातें हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो ये 2020 की लिस्ट क्लियर हुई है, इसमें फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में आप देखो चाइना की फर्म्स ने यूएसए की फर्म्स को टेक ओवर कर लिया है, और इनमें 124 फर्म्स ऐसी हैं जो कि चाइना से बिलोंग करती है इस फॉर्च्यून लिस्ट में। और इन 124 में से 95 कंपनीज कितनी कौन सी है, स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, मतलब चाइना की सरकार की कंपनियां हैं। जबकि यूएसए की तरफ से कितनी कंपनीज हैं, 118 कंपनियां हैं जो कि ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की है। इसके अलावा चाइना से ZTE, लेनोवो, ये और कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट चाइनीज़ फर्म्स इनको बोल सकते हैं। अब इसमें आप देखो कि चाइना की 94 स्टेट ऑपरेटेड एंटरप्राइजेज आ गई। नेक्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो OECD कंट्रीज से है, जिनमें से 26 SOEs आ रही है, मतलब सरकार की कंपनियां 26। इसके अलावा फिर बाद में इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो ब्राज़ील, इंडिया, मेक्सिको से और 17 कंपनीज आती हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो 500 की लिस्ट है उसमें अराउंड 135 SOEs 500 की लिस्ट में इंक्लूडेड है, जिनमें ज़्यादातर चाइना की हैं और वो भी टॉप पे परफॉर्म कर रही हैं। और ये चीज़ जो सिचुएशन है ये बिल्कुल क्लियर इस चीज़ से हो जाती है कि आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा या सबसे पावरफुल अगर इकोनॉमिक एंटिटी कोई स्टेट ऑन्ड कंपनीज हैं तो वो है चाइना की SOEs। मतलब चाइनीज़ सरकार ने इतना सपोर्ट किया है इन कंपनीज को जिससे कि ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक बन के उभर रही है। अब देखो कि चाइनीज़ SOEs का राइज जो है इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक विजन को लेकर के, जो 1998 में 15th कांग्रेस मीटिंग हुई थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना मेन लीड करती है ही, आपको पता है। तो वहाँ पर यह अप्रूवल दिया गया था कि हम कैसे भी करके एक रीस्ट्रक्चर करेंगे स्टेट सेक्टर को। दैट मीन्स जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनमें हम कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे, और उनमें टारगेट जो था दैट इज ग्रास्प द लार्ज एंड लेट गो ऑफ द स्मॉल। दैट मीन्स कि बड़ी जो कंपनियां हैं उन पर तो पकड़ बनाएगी सरकार, ठीक है, और जो छोटी कंपनियां हैं उनको फ्री छोड़ दिया जाएगा कि हाँ आप ग्रो कर सकते हो। अब आप देख सकते हो चाइना में 1 लाख से ज़्यादा SOEs हैं जो कि सर्विस, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर सेक्टर हर तरीके से चलता है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों पे अगर सरकार अपनी पकड़ बनाकर भी रखती है तो उसमें कोई इशू नहीं है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लिबरलाइजेशन की तरफ ज़्यादा विश्वास करने लग चुके हैं 1991 से, और मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में चाइना में हर एक सेक्टर के अंदर वहाँ की सरकार की पकड़ है। तो आप देखो कि लगभग 90,000 एंटरप्राइजेस तो ऐसे हो गए जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कि या तो बंद हो चुकी हैं या उनको प्राइवेटाइज कर दिया क्योंकि वो छोटी थी। अब जो बड़ी कंपनियां थी उनको तो क्या कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पकड़ लिया, और इनमें आप देखो कि उन कंपनियों को ही मैक्सिमम प्रमोशन दिया जाता है। अब आप देखो कि ग्लोबल मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, उस कंपटीशन का फ़ायदा चाइना पूरा उठा रहा है। साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी इन कंपनीज की देखो लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाइना ने लगभग 37 नए SOE स्टैब्लिश किए हैं, वो भी किन में, जो न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है या नई टेक्नोलॉजी कोई भी आई है उनमें। दैट मीन्स वहाँ की सरकार अपनी तरफ से पूरी पकड़ बनाने की और कोशिश कर रही है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर भी सरकार की ही बोलबाला बना रहे। अब पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो चाइनीज़ SOEs ने बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज या यूरोपियन टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनमें अपने स्टेक्स
बना लिए हैं, मतलब उनमें इन्वेस्ट कर दिया है। आज अगर देखा जाए चाइनीज एसओईज की बात किया जाए ना, तो ओवरऑल इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में लगभग 586 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है चाइनीज कंपनीज ने। इससे आप देखो कि यूएसए का यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने ये 2019 में बताया कि यूएसए में चाइना का इन्वेस्टमेंट है लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर। यूएसए में इन्वेस्टमेंट है। अब आप इंडिया की आप इकोनॉमी देख लो कितनी है, 2.8 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी की साइज के इक्विवेलेंट तो चाइना ने यूएसए में इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके पीछे जो मेन फोकस है दैट इज चाइना की सरकार के द्वारा ये जो बड़ी कंपनियों के ऊपर फोकस किया गया था ना 1998 में, वो है रिजल्ट। तो ऐसे में ग्लोबल कंपटीशन की बात करो, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल की बात करो, रिसोर्सेज को अपने हाथ में लेने की बात करो, हर एक चीज़ में चाइना की एसओईज बहुत आगे लीड कर रही है। आज अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज तो क्या करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को या मिलिट्री पावर को लेकर के अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जबकि चाइना किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, वो है इकोनॉमी के ऊपर फोकस। ठीक है, ना तो वो गन्स पे ध्यान दे रहा है ना वॉरशिप्स पे, वो ध्यान दे रहा है इकोनॉमी के ऊपर। ग्लोबल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स जो अभी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के इतने ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, वाइल्डली एक्साइटेड हैं, बोला इसका कॉन्ट्रावेंशन ये इसको अब बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में आप देख सकते हो कि चाइना क्या कर रहा है और एक तरफ इंडिया क्या कर रहा है। देखो 1998 की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे एपीजे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब्दुल कलाम जी कैसे याद आ गए, खैर कोई नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इन्होंने क्या कहा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हम रिफॉर्म लाएंगे और उन्होंने नवरत्ना करके स्कीम लॉन्च कर दी। इसमें क्या था कि जो भी बड़ी लार्ज प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, जिससे कि वो अपने ऑपरेशंस, अपने डिसीजंस, चाहे कहीं इन्वेस्ट करना हो, चाहे कहीं पर कोई एसेट एक्वायर करना हो, खरीदना हो या बोरो करना हो, उस चीज़ के लिए उनको ऑटोनॉमी देने के प्रोविज़न कर दिए गए थे वाजपेयी सरकार के द्वारा। इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो धीरे धीरे ग्लोबली रिकॉग्नाइज होने लग गए। अब आप देखो कि जो फिस्कल सपोर्ट था उस टाइम पर, अब इतना कुछ करने के बावजूद भी फिस्कल सपोर्ट इतना अच्छा नहीं दिया गया, मतलब सरकार ने फंड अलोकेट ज़्यादा नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपना टारगेट ये था कि जो लार्ज टारगेट ये था कि फिस्कल सपोर्ट तो कम दिया गया, बस केवल डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए, मतलब उनसे पैसा लिया जाए। अब सवाल ये कि एक तरफ तो चाइना की एसओईज हैं जिनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया सरकार ने और उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करने के लिए अलाउ किया और फिस्कल सपोर्ट भी दिया, जबकि दूसरी तरफ इंडिया में क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं, पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको प्रमोट करने की बात तो कर दी पर उनको फंड अलोकेट नहीं किया, उल्टा उनसे अपने डिविडेंड, अपनी हिस्सेदारी ओढ़ ली। अब वाजपेयी सरकार ही कंटिन्यू करती है कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी और ज़्यादा प्रमोशन मिलना था। अब देखो जी 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी क्योंकि यही पीएसयूज बर्बाद होने लग गए थे। ठीक है, जिनकी अब यहाँ पर राइटर्स अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहे हैं, इन्हीं की बात की जाए तो एलपीजी पॉलिसी हमने अडॉप्ट ही क्यों की थी क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, रेड टेपिज्म भी बहुत ज़्यादा आ गया था, लाइसेंसिंग के चलते सरकार की कंपनियों के अलावा कोई और कुछ कर ही नहीं सकता था। तो ऐसी परिस्थितियों में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, तो ये सिचुएशन हो गई थी और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो केवल और केवल घाटे का सौदा होने लग गई थी। तो हमने अडॉप्ट क्या किया था, भाई पैसे की ज़रूरत थी, हम पहुंच गए वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास में और उन्होंने बोला कि भाई आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरल करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करो इकोनॉमी को। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। उसी लाइन में वाजपेयी सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को अलाउ, मतलब एक तरीके से डिक्लाइन करना शुरू कर दिया और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया और वही चीज़ फिर बाद में कंटिन्यू रहती है 2004 तक। फिर 2004 में आप जानते हो यूपीए की फर्स्ट गवर्नमेंट आती है और ये जो नवरत्ना पॉलिसी थी इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाता है, जिसमें ये था कि जो छोटी कंपनियां हैं उनको या जो वीक कंपनीज है उनको तो देखो चलने दो, उनको तो अपने हिसाब से चलने दो, और एक बोर्ड सेटअप किया जिसका नाम था बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पीएससी, जिससे क्या था कि जो भी अगर लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको बंद किया जा सके और छोटी कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से अपना काम करती रहे। फिर इसका मतलब क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया। दैट मीन्स वही थोड़ा सा सोशलिस्टिक या फिर कम्युनिस्टिक पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिया यूपीए की सरकार ने। फिर एनडीए गवर्नमेंट दोबारा से जो एनडीए की गवर्नमेंट 2004 में अपना लेकर के आई थी उसमें मेन ये था
कि पीएससीज को एफिशिएंट बनाना है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, और वो चीज़ वाकई में दिखती भी है आने वाले टाइम पे कि बेस्ट इंजीनियर और बेस्ट मैनेजमेंट टैलेंट्स को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। क्योंकि फिर आपने क्या किया था, वहाँ पर एक प्रोविज़न कर दिया था, वो ये कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को राइज करने के लिए ये कर सकती हैं कि जो मार्केट में जो भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो, उन प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव मैनर में आप राइज कर सकते हो। दैट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से मुनाफा कमाता है, बोले उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर भी मुनाफा कमा सकता है प्राइसेस को राइज करके। ऐसे में ये जो प्राइस रिफॉर्म था, इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थी, एंटरप्राइजेस जो थे, इनके प्रोडक्ट्स भी मार्केट में फिर महंगे बिकने लग गए। और इसका फ़ायदा ये रहा कि बहुत पैसा कमाया इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। जो प्रॉफिट था, सेंट्रल पीएससीज की बात करें तो 2018 में लगभग 1,75,000 करोड़ था, जो कि 2003-4 में सिर्फ 43,000 करोड़ हुआ करता था। दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी भी अब राइज होने लग गई। अब आप देखो कि जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो यूपीए फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे अच्छी खासी रही, और इनमें पीएससीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता था, जैसे ओएनजीसी की बात करें, ठीक है। अब ओएनजीसी को अभी कोशिश ये की जा रही है कि ओएनजीसी से स्टेक्स जो है गवर्नमेंट अपने रिड्यूस करे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे। बट जब गवर्नमेंट मतलब इंडिया की इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रोथ रजिस्टर कर रही थी ना, तब ओएनजीसी ने बहुत सारी एक बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी को भी टेक ओवर किया था। तो आप देखो उस टाइम पे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें। अगर पिछले 10 साल की पहले की बात भी कर ले तो भी ये चीज़ उसी टाइम की बात चल रही है। इससे आप देखो कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंटरनेशनली एसेट्स भी एक्वायर कर रही थी, रिसोर्सेज को भी अपने हाथ में ले रही थी इंटरनेशनली, वो चीज़ें आज प्राइवेटाइजेशन के चलते सरकार छोड़ना चाहती है। देखो होता क्या है, अगर कोई भी बड़ी कंपनी अब वो कंपनी है किसकी, सरकार की, मतलब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, और अगर विदेश में कहीं पर उनके एसेट हैं, तो वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसके चलते वो इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में काम आ सकती है। जैसे कि चाइना की जो एसओईज है ना, वो इसी तरीके से करती हैं कि वो एक कॉम्पिटिटिव भी बनी रहती हैं, मार्केट में रेलेवेंस भी है, और चाइना की सरकार की जो बातें जब भी आती है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो आगे आ जाती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि जहाँ पर एक तरफ चाइना अपनी पूरी लगातार कोशिश कर रहा है कि वहाँ की जो एसओईज हैं उनको प्रमोट किया जाए, दूसरी तरफ इंडिया में हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आज इंडिया की सरकार के द्वारा जो कोई भी कदम लिए जा रहे हैं ना, वो देखो इस तरीके से है, जिसमें भारत पेट्रोलियम जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, अब आप देखो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ये कंसिडर्ड है, बीईएमएल और शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया। अब इन तीनों की अगर बात करें तो तीनों के अंदर प्राइवेटाइजेशन पुश करने की बात कर रही है सरकार, और ओएनजीसी की बात भी करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार इसको कंटिन्यू करना चाह रही है। ओएनजीसी से भी पैसा निकाल करके और अपनी जो स्टेक होल्डिंग है उसको थोड़ा डाउन करना चाह रही है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास में पैसा आ जाए। दूसरी तरफ देखो कि यहाँ पर सरकार तो डिसइन्वेस्ट कर रही है, और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना की बहुत सारी कंपनी इस चीज़ को लेकर के खुश है। इवन चाइना खुद खुश है, क्योंकि सरकार यहाँ पर पैसा निकालेगी और चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर देगी। तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझनी होगी इन स्ट्रेटेजिक एसेट्स की, क्योंकि इनके बेसिस पे हम बहुत कुछ कर पाए हैं अभी तक। चाइना आज एक तरफ देखा जाए तो लगातार राइज हो रहा है, अपने खुद के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को राइज करता हुआ, इन एसओईज को राइज करता हुआ। एक तरफ हम राफेल इंपोर्ट करते हैं, रशियन सबमरीन्स को लीज पे लेते हैं, और दूसरी तरफ भारत पेट्रोलियम जिसके 17 कंट्रीज़ के अंदर एसेट्स हैं, अलग अलग एरियाज़ के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को पकड़ रखा है, उसमें से हमारी सरकार जो है वो स्टेक्स रिड्यूस करना चाहती है। तो ऐसे में इंडिया को खुद पर, अगर आत्मनिर्भरता की बात ही हम कर रहे हैं या हम खुद ही स्ट्रेंथन होना चाहते हैं, तो इस केस में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो वाकई में प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज हैं, उनको तो एटलीस्ट हमें डिसमेंबर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज इंडिया की शिपिंग की बात भी करें, हमने ऑलरेडी मैप पे देख लिया था कि 1989 में वर्ल्ड में जितने भी कार्गोज यूज होते थे ना, 1984-89 में, उसका 40% तो हिस्सा इंडियन शिप्स हुआ करते थे, और आज
कितना हो चुके हैं आपको पता है? 7% कार्गोज ही हैं वो यूज़ होते हैं जो कि इंडियन हैं। बाकी इंडिया का 900 से 950 से भी ज़्यादा मिलियन टन का जो ट्रेड होता है उसमें हम इंटरनेशनल कार्गोज यूज़ करते हैं। इसमें कहने वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा कार्गोज हम चाइना वाले ही यूज़ करते हैं, चाइना के जो शिप्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सपोर्ट ना देना या फिर उनकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को राइज ना करना बहुत मुश्किलें पैदा कर देगा। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT। आज जब से ये बंद हुई है ना, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी। इसको जब से बंद हुआ है तब से लेकर अब तक 80% हमारी जो रिक्वायरमेंट है मशीन टूल्स की वो हम इंपोर्ट करते हैं। चाहे IDPL की बात करो, HAL की बात करो, ये कोई ज़माने में बोला इंडिया के प्राइड हुआ करते थे। इन कंपनीज़ के अंदर भी देखें तो आज इनके हटने के बाद में या इनके ऊपर काम होता है ना, तो वो चाइनीज़ इक्विपमेंट बेस्ड होता है। हम वहाँ से सस्ती में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आज सोलर वेफर की बात करो, कंप्यूटर चिप्स की बात करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज़ की बात करो, कहाँ पर बेस्ड है हमारा सिस्टम। अगर नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज स्टैब्लिश कर दी जाएं, सरकार उनमें पुश करे, तो इसका फ़ायदा बहुत हद तक मिल जाएगा। आज सिविल एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर नहीं होता है, वो भी हम इंपोर्ट ही करते हैं, तो इसके ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। तो ऐसे में BPCL, BEML और SCI इनकी बात की जाए तो इनको अंडरमाइन करना, भारत का जो गोल है ना आत्मनिर्भरता का, वो देखो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ जाता है। तो इंडिया को सोवरेनिटी और इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए है, तो हमें इन एंटिटीज़ में, ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इनमें एनर्जी डालनी होगी, तब जाकर के हम वेस्टर्न पावर्स को कन्फ्रंट कर सकते हैं। इवन चाइना आज क्यों वेस्टर्न कंट्रीज़ को आंखें दिखाने में सक्सेसफुल है, इसके पीछे इनकी जो चाइना की जो कंपनीज़ है वो लगातार ग्रो कर रही हैं। पर हाँ, एक बात है, चाइना एक डीप पॉकेटेड कंट्री है, ये मैं आपको बता दूं। चाइना का आप देखो फॉरेक्स रिजर्व $3000 के लगभग है, $3000 बिलियन, और हमारा है 600 650 बिलियन डॉलर। अभी बहुत पीछे हैं हम। तो ऐसे में सरकार के पास में पैसे की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ वहाँ पर कम्युनिस्ट रेजीम है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वहाँ से, तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल इशू भी आता है, और वो आइडियोलॉजिकल इशू हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं। जो एवरग्रांडे कंपनी है वो कोलैप्स हो गई, उसके बावजूद चाइनीज सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। जबकि हमारे यहाँ पर यस बैंक कोलैप्स होने वाला था, उसको सरकार ने बचा लिया, और दूसरी तरफ IL&FS है, उसको सरकार ने बचा लिया, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करती थी। ठीक है, जबकि एवरग्रांडे जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जो कि रियल एस्टेट में काम करती है, उसको कोलैप्स होने से चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं बचाया। अब देखते हैं वो वाला आर्टिकल जिसमें चाइना की जो कमियां हैं या फिर चाइना का यूटर्न है वो देखने को मिल रहा है। देखते हैं डिटेल में उसको। अब नेक्स्ट आर्टिकल है वेलकम टू चाइना 3.0। देखो, इस आर्टिकल को लिखा है जहांगीर अजीज ने। आर्टिकल में सिंपल सी बात है कि 2017 में 19वीं कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें मीडिया के लोगों की नज़र तो एक पे रहती है कि जी 10 साल का जो टर्म लिमिट फिक्स किया हुआ था एक प्रेसिडेंट के लिए चाइना में, उसको हटा करके लाइफ टाइम प्रेसिडेंसी की बात कर दी थी। और शी जिनपिंग अब जब तक मरेंगे नहीं, जब तक उनका डिमाइस नहीं होगा, तब तक वो बंदा वहाँ का प्रेसिडेंट बना रहेगा। ये बात तो सबने हाईलाइट की, बट जो रियल सेंस था, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उन चीज़ों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो था प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि माओ ने अपनी तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ हर एक सेक्टर में रखी। डेंग जियाओपिंग ने ये देखा कि माओ की पॉलिसी के चलते सरकार, देश बर्बाद हो रहा है, हमें थोड़ा और लिबरल करने की ज़रूरत है, तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया, थोड़ा सा इकोनॉमी को लिबरल किया। और अब शी जिनपिंग की रूलिंग के टाइम पे चाइना फिर से माओ वाले ट्रेंड पे चल रहा है। तो माओ के टाइम पे 1.0 चाइना था, डेंग जियाओपिंग के 2.0 था, और अब शी जिनपिंग 2017 से बाद से लेकर अब तक और कंटिन्यू रहेगा, दैट इज 3.0। तो ऐसे में चाइना 3.0 बन रहा है, थर्ड वर्जन पे अब चाइनीज इकोनॉमी चल रही है। एक तरफ आप देखो कि माओ ने क्या किया था, माओ ने किया था कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ था, बहुत बर्बादी हुई थी वहाँ पर चाइना में। फिर 1981 में डेंग जियाओपिंग ने अपनी तरफ से प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट मीन्स माओ ने जो काम किए उसके जस्ट ऑपोजिट काम करना शुरू कर दिया, और ये था
कि जी जो लोग हैं चाइना के, इनकी मटेरियल नीड्स को हम पूरा कैसे करें, इंपोर्ट कर करके कितना करोगे, तो बोला हम क्यों ना हमारी इकोनॉमी को लिबरल करें जिससे इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पर प्रोडक्शन होने लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर खुद की ज़रूरतें लोकल प्रोडक्ट से पूरा कर सके। तो ऐसे में सोशल प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, इंडिया में भी सोशल प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी क्योंकि सरकार ने पकड़ बना रखी थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लगातार घाटे में जा रहे थे। तो उस केस में हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की। सेम चीज़ एलपीजी वाला जो ट्रेंड था वो 1981 से ही 1979 से शुरू हो गया था, डेंग जियाओपिंग जब से वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। तो पॉइंट क्या गया, ये सिस्टम हो गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि माओ के जस्ट ऑपोजिट जाते हुए जो आप कह सकते हो कि वहां पर एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया कि जी आप करो जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, और उसी प्राइवेटाइजेशन ने सपोर्ट देना शुरू किया और चाइनीज इकोनॉमी 10% के एवरेज से हर साल ग्रो करने लग गई। फिर टाइम बीतता है, 2010 की बात आती है, इकोनॉमी में बैलेंस लाने की कोशिशें की जाती है। आपको पता है कि तब तक के 2008 का सब प्राइम क्राइसिस आ चुका था, वेस्टर्न इकोनॉमीज बहुत हद तक कोलैप्स कर चुकी थी। तो ऐसे में चाइनीज इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट की डिमांड कर रही थी, पर उसका नुकसान क्या उठाना पड़ रहा था, वो ये कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एक तरफ तो इकोनॉमी राइज कर रही थी चाइना की, पर दूसरी तरफ जो था वो ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसा शो कर रही थी कि रियल में चाइना इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। इसके अलावा एनवायरमेंटल कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है वो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। रिवर्स का हाल इतना बुरा हो चुका था कि पानी को पीना भी सही नहीं था उस टाइम पे। फिर धीरे अभी भी हाल ऐसा ही है कुछ। अब चाइना ने टारगेट क्या कर लिया है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने का। एक तो ये हो गया ग्लोबल प्रेशर, दूसरी तरफ ये कि एक्चुअल में जो दिखने की जो बात है, सुपरफिशियल जो बात है, उसमें तो चाइना बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, पर ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट या लोगों की जो एस्पिरेशंस है उनकी डिमांड की बात की जाए तो उनमें बैलेंस जब निकाला जाए तो नेट जो निकल के आ रहा था वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था कि वाकई में चाइना बहुत हद तक आगे बढ़ रहा है। फिर देखो टाइम बीतता है, ये 2010 तक का सीन है। फिर 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होती है और आपको पता पड़ गया कि अनबैलेंस्ड और इनएडिक्वेट डेवलपमेंट हो चुका था तब तक कि जिसमें एक ग्रुप था वो तो लगातार राइज कर रहा था, मिडिल क्लास जिसको बर्जुआ बोला जाता है, और दूसरी तरफ जो एक ग्रुप था जो वर्किंग क्लास थी, प्रोलेटरेट, वो लगातार डिक्लाइन करते चले गए। अब कम्युनिस्ट में तो आपको पता है ही कि जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो उसकी वेलफेयर के ऊपर फोकस किया जाता है एक्सक्लूसिवली। तो अब क्या है, 2017 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है, और उसके अंदर फाइनल कर दिया गया कि अब जो लो इनकम इकोनॉमी के जो हिस्सेदार हैं उन मिलियंस को हमें का ध्यान में रखना है और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करनी है, सोशल स्टेबिलिटी लेकर के आनी है। नहीं तो क्या होगा, वही इनइक्वालिटीज बढ़ती चली जाएंगी। और यही भीमराव अंबेडकर जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि इंडिया में डेमोक्रेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन है अच्छा तो वो है कम्युनिज्म। वजह क्योंकि इनइक्वालिटीज इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इनइक्वालिटीज को पहले ख़त्म करना ज़रूरी है, और यही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी डिसाइड किया। दैट मीन्स माओ की ट्रेंड से यू टर्न लिया था डेंग जियाओपिंग ने, और डेंग जियाओपिंग के ट्रेंड से अब यू टर्न ले रहे हैं शी जिनपिंग। तो ये है वहाँ की रियल सिचुएशन। तो ऐसे में ये जो कंपनी है, कौन सी अभी हमने बात की, एवरग्रांडे, ये कंपनी अगर बर्बाद हो रही है ना, तो इस कंपनी को बचाने की कोशिश इसलिए नहीं की गई क्योंकि वहां पर प्राइवेट सेक्टर को डिमोरलाइज करने की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सोच रखी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब ये कंपनी जब बर्बादी के कगार पर उतर भी गई है, तब भी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। वजह क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं, ये सीधा रूलिंग सरकार को चैलेंज करना शुरू कर देती है। और ये चीज़ देखो इंडिया में भी फेस की जा रही है और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी फेस की जा रही है कि ये जो ग्लोबली डिजिटल जाइंट कंपनीज हैं, गाफा जिसका नाम मैं बार बार लेता रहता हूँ, जैसे गूगल, अमेजोन, एप्पल, फेसबुक, ये सीधा सरकारों को चैलेंज कर रही है क्योंकि वहाँ पर इनकी पकड़ इतनी ज़्यादा बन चुकी है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लोगों के ट्रेंड को और इनको खुद को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने में सक्षम हो चुकी हैं। तो चाइना की सरकार को ये चीज़ बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो बोला कि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि किसी भी कॉरपोरेट के दिमाग में ये घमंड ना आ जाए कि
वो ये सोचना शुरू कर दे कि हम तो बहुत बड़े हैं, फेल होंगे ही नहीं। अब एवरग्रांडे की बात करें, ये वर्ल्ड की रियल एस्टेट में बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है और वो बर्बाद हो गई, और उसके बावजूद भी सरकार ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। वजह कि भाई इनके दिमाग के अंदर ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस ना आने लग जाए कि जी कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी को सीधा चैलेंज कर रहा है, या फिर वहाँ पर कम्युनिज्म का जो सिस्टम है जिसमें एक तरफ तो कंपनियां बड़ी होती चली जा रही है, दूसरी तरफ बहुत बड़ा सेक्शन है वो गरीबी के चंगुल में जी रहा है, या उनको प्रॉपर जॉब्स भी नहीं मिल रहे हैं, इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, तो बोले इनको कोलैप्स होने दो। और इस चीज से रिलेटेड हमने देखो ऑलरेडी एक डिस्कशन देख लिया था जिसमें चाइना में एजुकेशन को प्रमोट करने वाली जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। तभी तो कल भी तो हमने देखा था ना कि चाइना से इन्वेस्टमेंट निकाल करके बड़ी बड़ी फर्म्स इंडिया में लेकर के आ रही हैं। तो आप समझ सकते हो इक्वेशन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है कि चाइना में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पकड़ को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरा, वहां पर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर लगातार राइज होता चला जाएगा तो फिर बाद में सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ये एवरग्रांडे बर्बाद क्यों हुई, इसके लिए छोटी सी बात यह है कि एक तो पेंडेमिक की वजह से रिकवरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है रियल एस्टेट की बात की जाए तो। दूसरी वजह ये कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है इस कंपनी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देखो कि अगर जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशियो अगर देखा जाए ना, तो चाइना की इकोनॉमी अगर 100 रुपए की है तो 300 रुपए कर्जे का लेकर के काम कर रही है चाइनीज कंपनीज। तो ऐसे में अब चाइना इतना क्यों अफोर्ड कर पा रहा है, जबकि हमारे यहाँ पर जीडीपी और डेट की अगर बात करें तो अराउंड 60% के लगभग ही चल रहा है। तो ये जो रेशियो है इसका फर्क ये होता है कि कंपनीज अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोन लेकर के अगर कोई भी काम करता है तो वो क्या करेगा, लोन लेकर के काम करने के बाद वो पैसा कमाएगा और वो पैसा फिर रिटर्न करेगा। और इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द करेंसी। अब जितना पैसा घूमेगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी राइज होगी। तो ऐसे में चाइना में तो जीडीपी के कंपैरिजन में आप देखो कितना लोन ले रखा है लोगों ने वहाँ पर, 300%। अब आप देख लो कितना ज़्यादा लोन का सर्कुलेशन है वहाँ पर, जबकि इंडिया में कितना है, अराउंड 60 to 70। अब शायद थोड़ा और बढ़ जाएगा अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोन देने की बात कर रही है। पर दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम एनपीएस की भी है। तो पॉइंट यहाँ पर चाइना में इतना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको पता है $3,000 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो ऐसी केस में सिंपल सी चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये कि चाइना की सरकार अब बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के स्पेस नहीं देना चाहती है कि कोई भी कंपनी ये ना सोचना शुरू कर दे कि जी हम इतने बड़े हैं, हम फेल तो होंगे नहीं, और सरकार को सीधा चैलेंज करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से हमें रेडी होना चाहिए कि चाइना का अब नया अवतार आ रहा है, दैट इज 3.0। ओके, जिसमें चाइना अपनी खुद की जो कंपनीज हैं उनको ही राइज करेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर के बजाय जो आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ का, पब्लिक सेक्टर है, उसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखो ये आइडियोलॉजिकल इशू भी है, जिसमें एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर इंडिविजुअल अपने इनिशिएटिव्स के बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, जबकि वहाँ पर अगर देखिए कम्युनिस्ट में तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में काम किया जाता है कम्युनिटी के लिए, कि मतलब सबको आप एक साथ अपलिफ्ट करो। और ये जिम्मेदारी कौन उठा सकता है, सरकार। अगर हमारी बात करें तो हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, तभी तो सरकार जो है वो डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की बात भी करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चलाती है, फ्री के अंदर जो सीनियर सिटीजन है या फिर जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए और भी स्कोप्स तैयार करती है। ठीक है, वो इसीलिए तो है क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है। पर हमारे यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है दैट इज टुवर्ड्स टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन थोड़ा राइज हो रहा है। तो सिचुएशन दोनों कंट्रीज की डिफरेंट है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, और उनको पूरा डिटेल में हमने जानने की कोशिश की दोनों आर्टिकल्स के थ्रू। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है देखो, फॉर रेनबो क्लासेस रेनबो क्लासरूम्स। देखो आर्टिकल को लिखा है अर्पणा तुलशान ने। इनका ये मानना है कि देखो स्कूल्स खुल रही है और इसी मौके के ऊपर जब शिक्षा पर्व कॉन्क्लेव हो रहा था उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हमें ज़रूरत है कि इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन को हम प्रमोट करें। इक्विटेबल का मतलब सबको इक्वल एक्सेस हो, और इंक्लूसिव का मतलब किसी भी वजह से अगर आप देखो तो सोसाइटी का कोई भी सेक्शन, किसी भी सेक्शन के बच्चे पढ़ाई से दूर ना रहें। केरला हाईकोर्ट के अंदर एक मुद्दा आता है
कि वहाँ पर मेडिकल टेक्स्ट बुक्स जो चल रही हैं उनमें ऐसा था कि अगर किसी को नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज प्रोवाइड कर दी गई, मतलब मेल या फीमेल की बजाय तीसरा जो जेंडर है उसको अगर दे दिया जाए तो उसको ऑफेंसिव, मतलब उसमें यूँ बताया कि उसको मेंटल डिसऑर्डर कंसिडर किया जाए या फिर ऑफेंसिव परवर्जन बताया गया। दैट मीन्स कि हाँ, एक तरीके से जानबूझ करके डिस्टॉर्शन लाया जा रहा है सिस्टम के अंदर। तो केरला हाई कोर्ट के सामने ये टेक्स्ट बुक का जब मुद्दा आता है तो केरला हाई कोर्ट लेकर के इस चीज़ को कहता है कि भाई ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको रिकॉग्निशन प्रॉपर मिलना ज़रूरी है, ठीक है। और ये पिछले 6 सालों से लगातार हो रहा है, पर उसके बावजूद भी कोई अच्छे तरीके से सोच समझ के काम नहीं किया जा रहा। दैट मीन्स जो बाइनरी जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल, इसके अलावा जो जेंडर्स हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। और तीसरा जो पॉइंट है दैट इज मद्रास हाई कोर्ट के सामने भी ऐसा ही था कि मेडिकल एजुकेशन के अंदर क्वीर फोबिया करके एक डेफिनेशन आती है। अब क्वीर फोबिया का मतलब क्या हो गया? LGBTQI प्लस कम्युनिटी में जो क्यू है दैट इज क्वीर। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग अपने जेंडर के अंदर मेल या फीमेल की बजाय थर्ड जेंडर अगर मेंशन करते हैं तो मतलब बच्चे जो है उनके साथ में अगर बैठा है कोई या उनसे डर है समाज में, वो बना रहता है। ये मेडिकल की बुक्स में लिखा हुआ है। तो पॉइंट क्या है कि एक तरफ तो हम इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ केरला हाईकोर्ट और ये मद्रास हाईकोर्ट का जो मुद्दा है वो सीधा सा ये हाईलाइट करता है कि इस कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ द सोसाइटी में उनको इतना ज़्यादा फोकस में नहीं रखा जाता। तो ऐसे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ये सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है इंडिया की अगर बात की जाए तो। एजुकेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट 2011 के सेंसस की बात करें तो लगभग 4.8 मिलियन ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं इंडिया में और लिटरेसी रेट उनमें देखी जाए तो ओनली 46% है, जबकि इंडिया की जनरल टोटल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट है दैट इज 74%। अब आप देख लो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में है ये लोग। इसके अलावा आप देख सकते हो कि लगभग 19 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ही 2020 की बात कर रहे हैं ना, 19 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ही थे 18 लाख बच्चों में से जिन्होंने 10वीं बोर्ड एग्जाम दिया था। अब आप देखो कहाँ 18 लाख बच्चे और उनमें से केवल 19 ट्रांसजेंडर बच्चे एग्जाम दे रहे थे। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2017 की रिपोर्ट है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि लगभग जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनमें से 2/3 जो हैं, अराउंड 67% जो है वो तो 10वीं क्लास पास करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, और वो भी कहाँ पर? यूपी एंड दिल्ली जैसे स्टेट्स में, यूटीज़ में। तो पॉइंट क्या है कि एजुकेशन के अंदर बच्चों को प्रॉपर एड्रेस नहीं किया जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से अगर कोई बिलोंग करता है तो एजुकेशन का एक्सपीरियंस हमारे को क्या कहता है कि ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस जो हैं वो स्कूल में भी जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्मली बाइनरी जेंडर पे चलते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ऐसे में उनको बुलिंग किया जाता है, मतलब उनको डराना, धमकाना, उनको रिजेक्ट करना, उनको ह्यूमिलिएट करना, उनको सोसाइटी से बाहर रखना। इसका रिजल्ट क्या होता है? वो बच्चे फिर बाद में घर पे जाते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से उनका फिर बाद में और डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। इसके लिए देखो टीचर्स और पीयर्स दोनों जिम्मेदार हैं। टीचर भी है वो भी बायसनेस में ट्रीट करना शुरू कर देता है, उनको परेशान करना शुरू करता है या फिर उनका बिहेवियर बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। और पीयर आपको पता है ये दोस्त लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ऐसे में कि बाई जेंडर्स को छोड़कर अगर कोई और जेंडर आता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 5वीं क्लास की एक छोटी बच्ची, ठीक है, उसने देखा उसके पास में एक हैंकी थी, हैंडकरचीफ, हैंकी रुमाल, वो मेल का था, ठीक है, जो आप लोग यूज़ करते हो, मेल्स जो यूज़ करते हैं। तो ऐसे में टीचर ने उस स्टूडेंट को डराया, धमकाया और ये कहा कि बेटा ये तो लड़कों का है, आप ये यूज़ क्यों करते हो, लड़कियों वाले रुमाल यूज़ किया करो। और फिर उस लड़की को फिर बाद में परेशान करना, फिर उसके बाद में वो लड़की जो है उसको दबाव लगाना कि बेटा इसको करेक्ट करो, आप कल से दूसरी रुमाल लेकर के आओगे। और फिर वो बच्ची जो है अपने हिसाब से फिर धीरे धीरे साइड में होती चली जाती है और डर डर के मारे साइड में होती होती फिर बाद में जो इंक्लूजन था सोसाइटी अपने पीयर के साथ में वो हटना शुरू हो गया। इसी तरीके से एक रिपोर्ट है कि कोलकाता में लगभग 10 फीमेल स्टूडेंट्स को ये दबाव कह के उनसे कन्फेशन करवाया जाता है कि आप एक लेटर पे लिख के दो कि आप लेस्बियंस हो। लेस्बियंस का मतलब आप फीमेल पार्टनर्स हो। तो इस केस में ये बात आ जाती है कि इस कम्युनिटी को, LGBTQI कम्युनिटी को स्कूल्स में किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। यूनेस्को के सर्वे के हिसाब से देखें तो 2018 में इंडिया जाए तो 60%
लोग जिनको मतलब जितने लोगों को ट्रांसजेंडर के तौर पे आइडेंटिफाई किया हुआ उनमें से 60% लोग जो हैं वो फिजिकल हारेसमेंट का सामना करते हैं हाई स्कूलिंग के टाइम पे। इसके अलावा 43% तो ऐसे होते हैं जिनको सेक्सुअली हारेसमेंट का सामना करना पड़ता है एलिमेंट्री एजुकेशन तक की, 14 साल तक की एजुकेशन जो होती है तब तक की। और केवल 18% ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर आप देख सकते हो अब्यूज या हारेसमेंट जो है वो स्कूल अथॉरिटीज को देखनी पड़ती है। तो पॉइंट यहां पर क्या है कि आप इंटिमिडेट करते हो, डराते हो, धमकाते हो, उनको परेशान करते हो, मेंटल हेल्थ और उनके एकेडमिक आउटकम पे कितना असर पड़ता है एक बार सोचो। तो इसके लिए इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं पीयर प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन या एंजाइटी को हमें हैंडल करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये फिर जो LGBTQI कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। एकेडमिक कंसंट्रेशन उनका बिगड़ जाता है और स्कूल में फिर वो एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिकॉग्नाइज किया है कि ट्रांसजेंडर बच्चों को एजुकेशन देने के लिए एक फंड भी स्टैब्लिश किया जाए जिसको बोला जाए जेंडर इंक्लूजन फंड। पर सवाल यह है ना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा पर्व के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो उसमें तो हमने केवल कंडीशंस तैयार किए, क्या वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगी? उस कंडीशंस में अगर इंप्लीमेंट भी होगा तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? कुछ कंडीशनल कैश प्रोवाइड कर दोगे, बाइसिकल्स प्रोवाइड कर दोगे, सैनिटेशन, टॉयलेट इनसे रिलेटेड उनकी फैसिलिटीज कर दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दोगे, दैट मीन्स एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव कर दोगे। पर क्या वाकई में अवेयरनेस इंप्रूव हो रही है? क्या उन इस कम्युनिटी के बच्चों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी के अंदर या उस क्लास के अंदर जिसमें वो पढ़ते हैं? वो लानी जरूरी है, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो स्कूल में देखो इस तरीके का जो डर है ना, होमोफोबिक आइडिया, दैट मीन्स कि आप थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर से डरो, तो वो डर हटाने की जरूरत है। उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड। वहाँ ये पहला कंट्री है जहां पर स्कूल कैरिकुलम के अंदर भी LGBTQ कम्युनिटी के लिए प्रोविजन किए गए हैं। तो सेम चीज़ करने की ज़रूरत है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो करना ज़रूरी है, इसमें डाउट नहीं है, पर कैरिकुलम और टीचर्स की जो ट्रेनिंग है ना उसमें भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है कि भाई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को आप कैसे ट्रीट करो। ठीक है, स्टोरीज है बहुत सारी, जैसे हीदर एंड हैड 2 मॉमीज। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाता है कि LGBTQ कम्युनिटी को पहले तो आइडेंटिफाई करना, उनको फिर आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको फिर बाद में हॉस्टिलिटी के साथ में ट्रीट ना करना, उनको दुश्मनी के तरीके से ना देखा जाए या फिर उनसे इनसिक्योर फील ना किया जाए। साथ में इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ की जाए, जैसे हस्बैंड और वाइफ, ये तो मेल फीमेल का हो गया ना, इसकी जगह पार्टनर टर्म यूज़ हो। साथ में हिम हर की जगह यूज़ किया जा सकता है दैम। तो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि इंक्लूजन लाना ज़रूरी है, एक्सेप्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है। और स्कूल एजुकेशन में जैसे कि हमें पता है कोविड के बाद में अब स्कूल्स खुल रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हमें सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स के एसोसिएशंस हैं और स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत हद तक काम कर सकता है। इन्हीं को आगे आने की ज़रूरत है, तब जाकर के एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल मैनर में, हम इंटीग्रेटेड मैनर में एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, जिससे कि हम आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी और सोशल जस्टिस, इन तीनों को अटेंशन पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा बताया जा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड और साथ में जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उनकी वेलफेयर से रिलेटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, देखो इसमें छोटी सी चीज़ बताई जा रही है, वो ये छोटी तो क्या, वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कम्युनलिज्म हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो जो RSS के चीफ हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो आज हिंदू मुस्लिम डिवीज़न है ना, उसके पीछे वजह है ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू कर दिया था। अब इसके अंदर जो मुद्दा है वो क्या है वो देखते हैं। देखो 1857 का रिवोल्ट था जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स ने मिलकर के एक साथ लड़ाई की थी और एक ही अम्ब्रेला के अंडर में। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर इसी तरीके से ये लोग साथ में चलते रहे तो ये हमारे रिजीम को उखाड़ के फेंक देंगे। तो इस केस में सबसे पहले लॉर्ड एल्फिंस्टन ने क्या कहना शुरू कर दिया कि अगर हमें वाकई में यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो रोमन एम्पायर ने जिस तरीके से अपने मोटो क्लियर किए थे वो था डिवाइड एंड रूल, बोलो उसी को हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और इसमें आप देखो कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यही कहना शुरू किया, जो हिंदूज थे उनको ये कहना शुरू किया कि भाई मुस्लिम्स की वजह से आपको इतनी परेशानियां होती हैं। फिर टाइम के साथ साथ में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हो जाती है 1885 में। तब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ जाता है कि अब ये हिंदूज हैं, ये तो देखो गैदर होना शुरू हो गया, अब इनको कैसे वीक किया जाए। तो इन्होंने फिर मुस्लिम्स को सिंपैथी देना शुरू कर दी कि भाई आपकी जितने भी पीड़ाएं हैं उसकी वजह ये हिंदूज हैं,
ऐसे करके हिंदू और मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करना शुरू किया। इसके पहले 1871 की सेंसस और कंडक्ट कर दी, जिसमें और ज़्यादा स्कोप मिल गया कि भाई हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है और मुस्लिम्स की कम है, तो इस केस को और यूज़ किया ब्रिटिशर्स ने। फिर आप देखो 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया हिंदू मुस्लिम डिवीजन के बेसिस के ऊपर, और यहाँ पर कम्युनलिज्म को एक और बूस्ट मिल जाता है। अच्छा, ये डिवीजन किस बेसिस पे किया गया था? मैकडोनल्ड अवार्ड। उन्होंने, मैकडोनल्ड नाम का इंडिविजुअल था जिसने ये प्लान तैयार किया था कि बंगाल का अगर पार्टीशन कर दिया जाता है तो उसका फायदा ब्रिटिश अंपायर को डेफिनेटली होगा। फिर आप देखो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग स्टैब्लिश होती है, जिसके अंदर आगा खां और उसके बाद में बहुत सारे और भी लोग थे, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, और ये ऐसे करके 35 जन इकट्ठे होते हैं और उन लोगों को बूस्ट किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप एक अलग से अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करो और सेव करने के लिए सेपरेट एक मुस्लिम लीग, एक पार्टी कांग्रेस के खिलाफ में स्टैब्लिश कर दो। आप देखो लेडी मैरी मिंटो, उनकी डायरी से क्या निकल के आता है कि बोला बहुत बड़ी चीज़ हुई है अभी, ये मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ हुई है अभी जो कि इंडियन हिस्ट्री और इंडिया के फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी। और वो इम्पैक्ट ऐसा है कि इंडिया के दो टुकड़े हो गए, फिर बाद में आप जानते हो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान 3 कंट्रीज बन जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने तालिबान या फिर इंडिया के मुस्लिम्स की तरह इतना तो नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत टॉलरेंस तो रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया उसमें मेन काम क्या था कि यहाँ की कल्चरल सिस्टम को बिल्कुल डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि ब्रिटिशर्स और तालिबान की तरह जिस तरीके से एकदम एक्सट्रीमिज्म यूज़ किया गया था ना, उतना जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो इतना ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि अपनी शरीयत लॉज को भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया। फिर बाद में राइटर बताना शुरू करते हैं कि जिस तरीके से अरब ने कॉन्क्वेस्ट किया सिंध वाले रीजन का, तो वहाँ पर हिंदूज़ बहुत थे, उन लोगों को, या ज्यूज़ थे, क्रिश्चियंस थे, उनको सिमिलरली ट्रीट किया, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल परेशान करना शुरू किया। फिर उसके बाद बताया कि हिंदूज़ के साथ में रिलेशनशिप भी बहुत ठीक थे, ये चीज़ें आगे बताई जा रही है। टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करा है, जैसे कि 1353 में फिरोज शाह तुगलक ने सन टेम्पल बनवाया था गया के अंदर, गया का मतलब हो गया बिहार में। सिमिलरली आप देख सकते हो तुगलक रीन जब था उस टाइम पे बहुत सारे हिंदूज़ को गवर्नर के तौर पे भी अपॉइंट किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो पॉइंट यहाँ पर क्या रहा है, अकबर के टाइम पे भी बहुत सारे मनसबदार ऐसे थे जो कि हिंदूज़ थे। तो पॉइंट बार बार एक ही चीज़ निकल के आ रही है, वो ये कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ना मुस्लिम्स की, उसकी ब्रिटिशर्स की, उसकी वजह से हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन आया। और ये कम्युनलिज्म का पॉइंट है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनलिज्म का पॉइंट था हमारे जीएस पेपर 1 में, ठीक है। तो इसके साथ में ये भी खत्म हुआ, आगे देखते हैं। फिर देखो है प्लग द लीक, इसमें सिंपल सी एक ही चीज़ बताई जा रही है कि बिहार सरकार की 2015 में चलाई गई एक एम्बिशियस फ्लैगशिप वाटर स्कीम, दैट इज हर घर नल का जल। बोला इस प्रोजेक्ट के अंदर गांव, मतलब जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको टैप्ड वाटर अवेलेबल कराना, और बहुत हद तक इस स्कीम में सफलता भी मिली है। पर जब देखा गया ना कि स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो रिलेटिव ही थे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद की फैमिली से बिलोंग ही करते थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि जी आप ही टेंडर छोड़ने वाले हो और आप ही टेंडर लेने वाले हो, तो ऐसे में तो फिर आप हर तरीके से लूप होल्स का फ़ायदा उठाओगे, पैसा कमाओगे। तो एक करप्शन वाला जो मुद्दा है ना, इसको रोकना ज़रूरी है। इसमें देखो इस स्कीम में हर घर नल का जल स्कीम है ना, 150 लाख नल का कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है। और ऑलरेडी हमने देखा भी था, कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी जिसमें कि भारत का जो जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है, बोलो उसमें इतनी सक्सेस है। तब फिर बाद में पता पड़ा था कि एक ट्वीट आया था जिसमें ये बोला गया था कि ये जो मिशन है ना, जिसमें बिहार टॉप पे आ रहा है, वो मिशन बिहार की सरकार का चलाया हुआ है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जल जीवन मिशन है उसके तहत। तो मतलब स्कीम तो देखो अच्छी काम कर रही है, पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये करप्शन के चार्जेज है ना, इनको देखो करेक्ट करना ज़रूरी है। लास्ट में आर्टिकल है दैट इज द डेंजरस स्लाइड। इस आर्टिकल में सिंपल सा एक ही चीज़ बताई जा रही है कि असम से कुछ लोगों को भगाया जा रहा है, मेनली बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ठीक है। तो ऐसे में 2 जनों की डेथ हो जाती है और ये कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर किया था। तो ये अपने आप में रीजनलिज्म या सेक्टेरियन इशू को अगर आप बढ़ाते रहो तो इसकी वजह से देखो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलें हैं। अच्छा, एक बार आप देखना चैप्टर क्लास 10th का डेमोक्रेसी वाली जो बुक है ना, उसमें है जिसमें वुमेन, रिलीजन और कास्ट के नाम पे जो भी इश्यूज आते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, वो देखना, बहुत अच्छा चैप्टर है, वो बुक पूरी पढ़ लो, बड़ी काम की है। लास्ट में जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट जो आपके अभी चल रहे हैं
फार्मर्स के लिए जो लॉज लाए गए हैं उनके खिलाफ में जो प्रोटेस्ट, तो बोला एक नया ग्रुप बन के निकल रहा है जो कि यूनाइटेड फ्रंट मान के चलो, जिसमें ये डिमांड की जा रही है कि अब जो है जो भी कॉरपोरेट्स हैं उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाए। और इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा करके 27 तारीख को भारत बंद का मुद्दा उठा के चल रहे हैं। तो ये एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बन रहा है जहाँ पे ट्रेड यूनियंस भी काम करेंगी और आप देख सकते हो ये जो फार्मर्स हैं और जो एजिटेटर्स हैं ये साथ में काम करेंगे। तो ये बोले याद दिलाते हैं मुझे कि 100 साल पहले जब चंपारण मुद्दा था, चंपारण में आंदोलन हुआ, पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया था और महात्मा गांधी ने भी वहाँ पर पार्टिसिपेशन दिया था। बोले एग्जैक्टली 100 साल बाद में आज के टाइम पर भी वही सिचुएशन निकल के आ रही है कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने परेशान किया था और आज सरकार के ये जो नई पॉलिसीज आ रही है वो। अब देखो मुद्दा कुछ ऐसा है कि राइटर हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, तो इस केस में वो बातें कैसी करेंगे कम्युनिस्ट वाली, तो इसके लिए इनका व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको प्रमोट करना, एफडीआई को अट्रैक्ट करना, इसके चलते बोले जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इवन एमएसपीज को लेकर के भी बहुत ज़्यादा झूठ बोला है सरकार ने। इसका पता पड़ गया कि अभी जो रबी क्रॉप के लिए जो भी पैसे डिक्लेयर मतलब इतने सपोर्टिव नहीं है। तो ऐसे में पीजेंट जो है वो इन लॉज के पीछे छुपा हुआ जो कुछ भी मुद्दा है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना, कॉर्पोरेट हाउसेस की पकड़ बना देना एग्रीकल्चर में, बोलो उससे वो अलर्ट हो गए हैं और इसी के चलते इन फार्मिंग लॉज को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। तो यही चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट इसने एमएसपी के लिए बताया था कि जितना खर्चा अगर कोई भी खेत में लगता है उसका 1.5 गुना आप कम से कम एक्स्ट्रा पैसा दो। दैट मीन्स अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं किसी फसल को उपज करने में तो उनको 250 रुपये दो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उपज करने के लिए, उपज करने की जो प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए। तो ये मुद्दा है। एमएस स्वामीनाथन कमेटी की बात भी हमने करी ली, तो एक बार तो पूरी समरी ले ही ली है। तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।